भारत के स्वतंत्र होने से पहले वह लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। आजादी के लिए कई महान नेताओं ने संघर्ष किया। कुछ ने शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुना, कुछ ने बातचीत में विश्वास किया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने माना कि आजादी लड़कर हासिल की जानी चाहिए। वह बहादुर था, बुद्धिमान था और अपने देश के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार था। उसने अपना परिवार छोड़ा, ब्रिटिश गिरफ्तारी से बच निकला, कई देशों की यात्रा की, भारतीय सैनिकों की एक सेना बनाई और दुनिया को एक अमर संदेश दिया, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसका सपना स्पष्ट था, एक स्वतंत्र भारत जहां हर भारतीय गर्व से जी सके। उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। भारत उन्हें नेताजी के नाम से याद करता है, एक ऐसा नेता जिसने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उस नेता की जिसने भारत की आजादी के लिए सब कुछ त्याग दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी धार्मिक स्वभाव की थीं। सुभाष 14 संतानों में 9वें थे। वे बचपन से ही गंभीर, अनुशासित और गहरे विचारों वाले थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल स्टुअर्ट स्कूल कटक से की। बाद में उन्होंने रेवनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने भारतीय दर्शन पढ़ना शुरू किया और स्वामी विवेकानंद से गहरा प्रभाव लिया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक भारतीय मजदूर के साथ दुर्व्यवहार किया। तब छोटे सुभाष ने पूछा, हम अपने ही देश में इस तरह क्यों सहते हैं? यह सवाल उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया। 1913 में सुभाष ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की। सिर्फ 16 साल की उम्र में वे सबसे होनहार छात्रों में से एक थे, लेकिन अन्याय के खिलाफ बोलने से कभी नहीं डरते थे। 1916 में जब ब्रिटिश प्रोफेसर E.F. अपसे ओटिन ने भारतीय छात्रों का अपमान किया, तो सुभाष ने इसका विरोध किया और कॉलेज से निष्कासित कर दिए गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया और 1919 में दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी से स्नातक किया। उनका परिवार चाहता था कि वे ब्रिटिश सिविल सर्विस में शामिल हो, इसलिए पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने हामी भर दी, लेकिन उनका मन बेचैन था। 1919 में सुभाष इंग्लैंड रवाना हुए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्सविलियम कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। 1920 में उन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास की और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन उसी दौरान उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुनी, जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हजारों भारतीय शांतिपूर्वक रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा और बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। बगीचे का एकमात्र दरवाजा बंद कर दिया गया। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली। 1000 से अधिक लोग मारे गए, 1500 घायल हुए। सुभाष गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, मेरी आत्मा जल रही है, मैं ऐसी सरकार की सेवा कैसे कर सकता हूं? और फिर उन्होंने तय किया, मैं उनके लिए काम नहीं कर सकता जो मेरे देशवासियों पर गोलियां चलाते हैं। 22 अप्रैल 1921 को नौकरी शुरू करने से पहले ही सुभाष ने ICS से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, गुलामी की नहीं। यही था एक नए क्रांतिकारी का जन्म। 1921 में सुभाष भारत लौटे, एक अफसर नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और पहली बार महात्मा गांधी से मिले। सुभाष गांधी के समर्पण का सम्मान करते थे,
लेकिन मानते थे कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने बंगाल के वरिष्ठ नेता CR दास के साथ काम करना शुरू किया, जो उनके गुरु बन गए। 1923 में सुभाष ने बंगाली अखबार स्वराज के संपादक के रूप में काम किया और ब्रिटिश अन्याय को बेनकाब किया। 1927 में उन्होंने एक और साप्ताहिक अखबार फॉरवर्ड शुरू किया, जो युवाओं की आवाज बन गया। ब्रिटिश सरकार को उनकी लेखनी खतरनाक लगी, लेकिन जनता के लिए वे प्रेरणा बन गए। CR दास के मार्गदर्शन में सुभाष कोलकाता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। उन्होंने शहर की सड़कों पर चलकर जनता की समस्याएं समझी, शिक्षा सुधारी, सफाई पर ध्यान दिया, श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़े। लोग उन्हें देशनायक कहने लगे, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज डरने लगे। 1924 में बिना किसी मुकदमे के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मांडले बर्मा की जेल भेज दिया गया। वहां उन्हें टीबी हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जेल में पढ़ते, लिखते और आजाद भारत का सपना देखते रहे। 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार जेल भेजा गया। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बाद में महसूस किया कि सिर्फ विरोध से नहीं, हमें अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना होगा। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, जिसका उद्देश्य भारत के औद्योगिकरण, वैज्ञानिक विकास और राष्ट्रीय रक्षा की योजना बनाना था। लेकिन ये विचार गांधी जी की ग्राम आधारित सोच से भिन्न थे। 1939 में जब उन्होंने फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, तो गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया। गांधी जी ने कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष को दुख हुआ, उन्होंने विभाजन नहीं चाहा था, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, पर आजादी की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई, जिसमें किसानों, मजदूरों और युवाओं को एकजुट किया गया। 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटिशों ने भारत को भी उसमें झोंक दिया, बिना भारतीयों की राय लिए। सुभाष ने इसे अवसर के रूप में देखा। ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था, अब वार करने का समय था। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें खतरनाक माना और जुलाई 1940 में नजरबंद कर दिया। 16 जनवरी 1941 की रात सुभाष चंद्र बोस ने एक साहसी फरार की योजना बनाई। उन्होंने खुद को एक पठान बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में छिपाया। लंबा कोट, चश्मा, नकली दाढ़ी। उनके भतीजे शिशिर बोस उन्हें रात के अंधेरे में कोलकाता से बाहर ले गए। 1500 किलोमीटर का सफर तय कर वे पेशावर पहुंचे, फिर अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। अप्रैल 1941 में उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर और आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। वहां से वे भारतीयों को जगाने वाले संदेश प्रसारित करते थे। उन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की, पर जर्मनी से सीमित मदद मिली। इसलिए उन्होंने जापान की ओर रुख किया, जहां वास्तविक समर्थन था। 1943 में उन्होंने जर्मन और जापानी पनडुब्बियों से होकर खतरनाक सफर किया और सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की कमान संभाली, जिसे पहले राजबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने शुरू किया था। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की और वही दिया अपना प्रसिद्ध नारा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जापान की मदद से INA ने बर्मा, अब म्यांमार से भारत की ओर बढ़ना शुरू किया और मणिपुर के मोइरांग में भारतीय तिरंगा फहराया, भारत की पहली मुक्त भूमि पर। INA में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट दुनिया की पहली महिला युद्ध इकाइयों में से एक थी। 1944 में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में INA ने वीरता से संघर्ष किया,
पर मौसम, बीमारियों और आपूर्ति की कमी के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर भी उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय अपनी आजादी के लिए जान दे सकते हैं। अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद नेताजी मंचूरिया की ओर जा रहे थे। 18 अगस्त को उन्होंने ताइपे, ताइवान से विमान में उड़ान भरी, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वे गंभीर रूप से जल गए और कहा जाता है कि उसी रात उनका निधन हो गया, लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला। कोई भारतीय अधिकारी उनके शव को नहीं देख सका। यही से रहस्य शुरू हुआ। क्या नेताजी सच में मरे थे या वे जीवित रहे? आज तक कोई नहीं जानता। युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने INA के सैनिकों पर मुकदमे चलाए। पूरा देश भड़का उठा। जनता सड़कों पर उतर आई। यहां तक कि 1946 में नौसेना के भारतीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। ब्रिटिशों को एहसास हुआ कि अब वे भारत पर शासन नहीं कर सकते, और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि नेताजी उस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने इस आजादी की नींव रखी। उन्होंने अपना करियर छोड़ा, अपना आराम छोड़ा, अपनी सुरक्षा छोड़ी, और शायद अपना जीवन भी। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उनका जीवन था। आज भी उनका नाम हर भारतीय के दिल में बसता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नेता जिसने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जुड़िए हमारे साथ इतिहास और साहस की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए।